हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए, जो कि आपका कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक का होता है, सीटेट पेपर 2 इसे आप कहते हो। आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाने वाले हैं। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप सीटेट पेपर 2 जो कि आपका सामाजिक विज्ञान है, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, सोशल साइंस की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर दिन प्रैक्टिस सेट आ रहा है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। आज का जो सेट नंबर 8 है, आप मान के चलिए इस वाले सेट को आप हार्ड पेपर कह सकते हो। ठीक है, आज के इस सेट को आप हार्ड पेपर के रूप में ले लीजिए और अच्छे से बैठ करके क्लास को ध्यान से देखिए। कितना आप सही जवाब लगाते हो आज के इस क्लास में, क्लास के लास्ट में आप ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग प्रॉपर वे में क्लास को देख रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, आपसे आशा करेंगे कि हर एक सवाल को देखिए और कितना आप सही कर पाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के हिसाब से और अच्छे से क्लास आपके लिए यहाँ पर आएगा। आप अगर क्लास अच्छे से और चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो जिस तरह से क्लास आ रहा है वैसा क्लास कंटिन्यू आपके लिए रहेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है आपको पता है, वहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, उसका भी क्लास दिया जा चुका है और आगे उसका क्लास अभी आएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, लगभग पेज नंबर 130 हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। 7 और सेट बचेगा, जल्द ही आप उसे भी देखेंगे। और जो भी लोग आज कहिए कि मतलब लेट से क्लास देख रहे हैं, प्ले लिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आपसे आशा करेंगे कि क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद से कर दिया करेंगे, खुद से कर लेंगे। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फिर से कह रहे हैं आज का पेपर जो है वो, आज का जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड पेपर है, तो ध्यान से संभल के सेट लगाइएगा। हार्ड कहने का मतलब है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको दिखेगा, आंसर काफ़ी इजी रहता है, बस ध्यान से आपको देखना होता है। सवाल के जवाब जो रहते हैं उसी में आपको राइट आंसर छुपा हुआ ही रहता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में गमन हेतु उत्तरदायी कारक है। कहने का मतलब है भारतीय इतिहास में पुरापाषाण समय से नवपाषाण समय में जो इंसान आया, उसका कौन सा रीजन यहाँ पर है जो उस वजह से आप मान सकते हो कि वह आया है। पहला कह रहा है मानव जीवन सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का उपजाना शुरू किया इसलिए, या फिर मानव के द्वारा आग का जलाना सीखा गया इसलिए, या फिर मानव द्वारा पहिए के निर्माण की वजह से, या फिर मानव द्वारा लिपि में लिखना प्रारंभ हुआ इस वजह से। बताइए, भारतीय इतिहास में पुरापाषाण समय से नवपाषाण समय में आने का सबसे उत्तरदायी कारक आप किसे मानोगे? यहाँ पर मानव द्वारा सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का उपजाना, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देंगे, भारतीय इतिहास में पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में गमन हेतु उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो मानव के द्वारा सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का उपजाना जो शुरू किया गया था, इसी वजह से आप कह सकते हो कि इसमें चेंज होकर के आया। नंबर 92 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित नीचे कुछ कथन उल्लिखित है, इनमें से असत्य कथन का पहचान करिए। 92 का बताइएगा क्या होगा सही जवाब। देखिए, कह रहा है पहला, वे कांसे एवं तांबे की ढलाई की तकनीकों से परिचित थे, वहाँ पर सुकुट औजारों का निर्माण बहुतायत से होता था। तीसरा कह रहा है उनके औजार मूल रूप से तांबे एवं कांस्य के बने हुए थे। चौथा कह रहा है कि औजार एवं उपकरणों के आकार प्रकार एवं उनके उत्पादन तकनीकी में एक रूपता नहीं थी। बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर से कह रहे हैं ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को रोक लीजिएगा, है ना। टाइम लीजिए, थोड़ा सा दे रहे हैं आपको। बताइए, देखिए, वे कांसे एवं तांबे की ढलाई की तकनीक से परिचित थे। बिल्कुल परिचित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग के बारे में आपने पढ़ा है ना, कांसा और तांबा तो मिला था, उसके बारे में उसको वहाँ पे पता था ढलाई वगैरह करने का, कैसे क्या करना है। वहाँ सुकुट औजार का निर्माण बहुतायत से होता था, बिल्कुल ठीक है। उनके औजार मूल रूप से तांबे एवं कांसे के थे, बिल्कुल सही है। लोहा से परिचित नहीं था ना, ध्यान है ना। नंबर 4 कह रहा है, यानी कि यही वाला अपना आंसर सही है क्योंकि ये वाला कथन गलत है, असत्य पूछा है ना। औजार एवं उपकरणों के आकार प्रकार एवं उनके उत्पादन तकनीकी में एकरूपता नहीं थी।
बिल्कुल एकरूपता था। ठीक है, वो किस तरह से, कैसे, किस मात्रा में क्या मिलाना है, तांबा और कांसा को क्या तैयार करना है, सब कुछ उनको पता था। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एक रूपता नहीं थी, तो बिल्कुल एक रूपता था। आपको पता है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे काफ़ी ज़्यादा विकसित थे। नंबर 93 कह रहा है गुरु शिष्य संवाद एवं अन्य संवादों से निष्पक्ष तत्व विमर्श के निष्कर्षों का संकलन किसमें मिलता है। गुरु शिष्य संवाद एवं अन्य संवाद से निष्पक्ष तत्व विमर्श के निष्कर्षों का संकलन मिलता है संहिताओं से, उपनिषद से, आरण्यक से या फिर ब्राह्मण ग्रंथ से। बताइए कहाँ से मिलता है। तो 93 में आपको बताना है, बताइए। आपको यहाँ पर उपनिषद नंबर सेकेंड सही जवाब बताना होता है। आपने पहले भी अच्छे से पढ़ा है। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण कहिए कि ग्रंथ है। ठीक है, इसमें गुरु शिष्य संवाद और अलग अलग तरह के संवाद है, निष्पक्ष तत्व विमर्श वगैरह के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड अपना सही जवाब हो जाएगा। गुरु शिष्य संवाद एवं अन्य संवाद से निष्पक्ष तत्व विमर्श के निष्कर्ष का संकलन पूछेगा, उपनिषद सही जवाब टिक करेंगे। नंबर 94 को मिलाना है। देखिए वारेन हेस्टिंग्स, आपको ये आपका जो एग्ज़ाम वगैरह होगा ना टीचर वाला, उसमें भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स का समय कब से कब तक रहा था। तो 1774 से लेकर के 85 तक का टाइम रहा था। ठीक है, बंगाल में प्रथम ये गवर्नर जनरल के रूप में आए थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, डलहौजी का नाम आपको अच्छे से याद होगा। 1848 से 1848 से 56 तक रहा था। ठीक है, इसने क्या लाया था, राज्य विलय नीति लाया था। ठीक है, डलहौजी विलय नीति, और मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया गया था। इस तरह से सही जवाब है। ठीक है, इन सब में से कौन सा मैच करेंगे। ए का सेकेंड, देखिए ए का सेकेंड यहाँ है, ये वाला और ये वाला जवाब खत्म हो जाता है। बी का आपका पहला हो जाएगा। बी का पहला बस यहाँ पे दिया हुआ है, सही है, और ये वाला गलत है। आपको फिर से कह रहे हैं सीटेट में ध्यान रखिएगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है 3-4 कोई नाम कुछ और दिया रहे उसको मिलाना है आमने सामने, तो तीनों चारों को मिलाने के पीछे बिल्कुल नहीं लगिएगा। 100% ये तरीका काम करता है, यह भी ध्यान रखना है आपको। बस एक को खोजिए, शायद आपका आंसर मतलब 90% चांस रहता है कि वहीं से मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो और एक को खोजेंगे। 2 ऑप्शन अगर आप ढूंढ लेते हैं सही से तो सबसे आपका सही हो जाएगा। आगे अगर सवाल आएगा तो आप अभी देखिएगा फिर से। सीटेट में खास करके यही होता आ रहा है अभी तक, आगे का पता नहीं क्या होगा अगले दिसंबर से। 95 कह रहा है ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां अंत प्रांत बना दिया था। नाम था उनका डेरियस, या फिर उसे आप दायर बाहु प्रथम कहते हो, या फिर दायर बाहु सेकेंड, साहरस या फिर जेरसिस, क्या नाम था उनका। तो यहाँ पे नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ईरान के हखमनी वंश के डेरियस कहिए या फिर दारे बाहु प्रथम कहिए, इन्होंने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां अंत प्रांत यानी कि क्षत्रपी बना दिया था। ठीक है, नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। 96 कह रहा है सम्राट अशोक ने कलिंग को युद्ध द्वारा जीतकर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका प्रमुख कारण क्या था। कह रहा है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, सम्राट उन पर कब्जा करना चाहता था, या फिर कलिंग दक्षिण भारत की ओर जाने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, या फिर कलिंग के लोग विद्रोही थे जिससे सम्राट उन्हें सजा देना चाहता था। बताइए, सम्राट अशोक ने कलिंग को युद्ध द्वारा जीतकर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, क्यों मिला लिया था, क्या रीजन था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, यानी कि नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किया था किसने।
जगत पाल ने, आनंद पाल ने, जयचंद ने या फिर पृथ्वीराज चौहान ने? नाम था उनका आनंदपाल। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ, ध्यान रखिएगा, विद्रोही संघ का नेतृत्व किया था किसने? आनंदपाल ने किया था। ठीक है, आनंदपाल ने किया था। मध्यकालीन भारतीय सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आरिज विभाग की स्थापना की। सेकेंड कह रहा है कौन सा कथन सत्य पूछा है? सबसे पहले बलबन ने घोड़ों के दागने की पद्धति शुरू की। तीसरा कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा गद्दी पर बैठे। चौथा कह रहा है फिरोज तुगलक ने सबसे पहले गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। मध्यकालीन भारतीय सुल्तान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो फिरोज तुगलक ने सबसे पहले गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर 99 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मंदिरों की भूमिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर एक एक लाइन से पढ़ते चलते हैं सही जवाब। ठीक है, देखिए कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी ना, तो मंदिर की भूमिका से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि मंदिरों ने ग्रामीण विकास में अवरोधक का कार्य किया। क्या आप सोचिए तो, क्या कोई ऐसा मंदिर है जो विकास में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? जवाब है कि नहीं। मंदिर ने कभी भी ग्रामीण विकास में अवरोधक का काम नहीं किया, बल्कि मंदिर की वजह से गांव का और अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, पहला आंसर ही अपना सही है। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लीजिए। मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण भी देते थे। बिल्कुल। मंदिर प्रायः बड़े भूस्वामी तथा उपभोक्ता की तरह भूमिका अदा करते थे। बिल्कुल करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में वे रोजगार भी देते थे। ठीक है, सभी कथन सही है पहला को छोड़कर। और सत्य नहीं पूछा, यानी कि असत्य पूछा है, पहला ही सही है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में दो प्रमुख संगीतकार थे? बसावन और दसवंत, सुखसेन और लालसेन, तानसेन और हरिसेन, अली बेग और तानसेन? बताइए। शाहजहां के शासनकाल में कौन थे? तो सुखसेन और लालसेन। शाहजहां के शासनकाल में दो प्रमुख संगीतकार का नाम पूछे तो आपको सुखसेन और लालसेन बताना होता है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? नादिर शाह के सफलता के लिए कह रहा है, नादिर शाह कहाँ पर? दिल्ली पर हमला किया था ना, तो कौन सा कारण यहाँ पर कह रहा है कि नहीं होगा? पहला, आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। सेकेंड कह रहा है दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा कवच का अभाव, या फिर कमजोर मुगल सम्राट। नादिर शाह सैन्य अभियान सक्सेस कर पाया था, क्यों? क्योंकि ना आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का कमी रहा था। ठीक है, कोई बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी नहीं था, जिस वजह से नादिर शाह दिल्ली पर सफलता पाने में सक्सेस रहा था, किया था। कह रहा है कि 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, क्या ऐसा चीज़ है जो हुआ होता अगर? तो ऐसा नहीं होता। पहला, अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ अगर गठजोड़ कर लिया होता, या फिर अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को अगर लागू करने से इनकार नहीं किया होता तो नहीं होता ऐसा। अवध का नवाब ब्रिटिश के खिलाफ अगर लड़ा होता, या फिर अवध के नवाब का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी अगर होता, तो आपका जवाब जरूर यहाँ पर होगा नंबर शायद 4, है ना। लेकिन याद रखिएगा, अगर यह आप सोचे हो तो आप बिल्कुल गलत थे। वर्ष 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। ठीक है,
यदि नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नंबर पहला अगर आपने सोचा तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो चुका है। अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया था। कथन और कारण कह रहा है, वर्ष 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। सेकेंड कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, फिर उसके बाद राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारी वकीलों ने वकालत छोड़ दी। क्या सही है? व्याख्या करता है क्या? सब कुछ सोचिए, टाइम चाहिए, टाइम अच्छे से लीजिए। देखिए, ये बात सही है कि 1921-22 के समय में ना असहयोग आंदोलन को गति मिल गई थी। बहुत सारा कारण रहा था, आप ये अच्छे से जानते हो। सेकेंड जो कारण कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, यह भी सही है, लेकिन ये उसका एक्सप्लानेशन नहीं करता है सही से। ठीक है, दोनों अलग अलग बात है, याद रखिएगा। दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग बात है, तो कोई एक दूसरे का एक्सप्लानेशन यहाँ पे नहीं कर रहा है। नंबर 104 पर आ जाइए। दिए गए लक्षण पहला और दूसरा के आधार पर फसल की पहचान करिए। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअप्रवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। सेकेंड कह रहा है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। पर्वतीय ढाल से शायद आप समझ गए होंगे अब, तो वो है जो काफ़ी लोगों को पसंद है। क्या है? कॉफ़ी। क्या है वो? कॉफ़ी है, ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, साथ ही साथ सुअप्रवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। पर्वतीय ढाल काफ़ी बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके जड़ों में ना पानी ना रहे तो ही ये अच्छा रहता है, याद रखिएगा। कह रहे हैं कि भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है? शैलभूत जिसे मैग्मा कहते हो, बहिर्जात बल, स्थल मंडल या फिर उपकेंद्र। भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, भूकंप के विषय में अगर आपको पढ़ाना होना तो बहिर्जात बल और उपकेंद्र बताना होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा। आप ही की अच्छाई के लिए कह रहे हैं, सवाल ये वाला पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। देखिएगा, भूकंप के विषय में परिचय देने से पहले बहिर्जात उपकेंद्र के बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली ना पृथ्वी की जो सतह हम लोगों का पृथ्वी है ना, उसका जो सतह है ना, उस पर जो बल होता है उसको हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं, या फिर इसे आप विघर्षण बल के भी नाम से जानते हो। और भूकंप का केंद्र किस जगह को कहते हो? तो जहाँ पर प्लेट में हलचल वगैरह होता है ना, उसे ही कहते हो ना। तो याद रखिएगा, बहिर्जात बल हो गया आपका ऊपरी बल और ये हो गया नीचे वाला बल, और इन्हीं दोनों की वजह से भूकंप का आना तय होता है। तो दूसरा चौथा टिक करेंगे, नंबर 4 एकदम सही है। यहाँ पर जहाँ भी ज़रूरी लगे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कह रहे हैं कि ब्रह्म समाज के विषय में क्या है जो असत्य है? पहला कह रहा है कि यह एकेश्वरवाद में विश्वास करता था, यह मानता है कि ईश्वर सभी का है, यह मानता है कि ईश्वर की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, यह मानता है कि ईश्वर को परोपकार करना चाहिए। बताइए। वर्ष 1828 याद होगा आपको, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, यह समाज एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, याद रखिएगा। इसका मानना है कि ईश्वर एक है, सभी का है, लेकिन इन्होंने ना मूर्ति पूजा है ना, यह मानता है कि ईश्वर की मूर्ति पूजा होनी चाहिए, नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, इनका कहना होता था। यहीं पे अपना गलत मिल जाता है, आंसर नंबर 3।
कह रहा है कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तब 90 डिग्री पूर्व, पूर्व में आपको पता है ना कि आगे की ओर हो जाएगा समय, है ना। ग्रीनविच से पूरब की अगर जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, मतलब आपको समय जोड़ना पड़ता है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय मान, थिम्पू को मारिए गोली। बस ये बताइए कि जब ग्रीनविच पर 12 बज रहा है तो 90 डिग्री पूर्वी में समय में क्या हो रहा होगा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है ना, तो 90 डिग्री घूमने में इनको 6 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ पे अपराह्न पूर्वाह्न में कन्फ्यूजन हो अगर, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा, तो AM PM वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 6 बजे का अपराह्न होगा, नंबर पहला सही जवाब है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहाँ प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो क्या कहा जाता है। कह रहा है कि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहाँ प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो वो क्या कहलाता है। समशेष, समताप, आइसोहेलाइन, समदाब। उसे कहते हैं आइसोहेलाइन। उन स्थान को मिलाने वाली रेखाएं जहाँ प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो क्या कहलाता है, आइसोहेलाइन कहलाता है। 109 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य जो थे सिलप्पादिकारम इनके विषय में सही है। कह रहे यह इलांगो द्वारा रचित है, यह तमिल भाषा में है, इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है और इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी। देखिए आपको जब भी जस्ट बताए थे कि इस तरह के ऑप्शन में आप ढूंढना चाहो तो आपको ऑप्शन अपना आंसर मिल जाएगा। इन चारों में से कोई एक भी पॉइंट अगर आपको याद हो आपका जवाब आपके सामने होगा। अभी एक भी नहीं है तो फिर दिक्कत है। इसकी रचना लगभग 500 वर्ष की गई थी, वर्ष पहले, यानी कि अभी 2000 चल रहा है, 1500 में किया गया था। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ना ये ना ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में आप कह सकते हो, दूसरी तीसरी शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। ये वाला गलत है। चौथा गलत है, देखिए ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। इसमें कोवलन और माधवन की बेटी की कहानी दी हुई है, तो यह भी गलत है, माधवन की बेटी की नहीं, उन्हीं के बारे में था। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन भी कट करेंगे। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ कट हो जाता है, ऑप्शन अपना पहला और दूसरा मिल जाता है। महाकाव्य सिलप्पादिकारम इलांगो के द्वारा रचित है और यह तमिल भाषा में है, याद रखेंगे। पहला दूसरा सही है, नंबर 1। 110 कह रहे हैं कोठारी आयोग यानी कि कोठारी कमीशन के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए, या फिर इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित है, कह रहे हैं। बताइए क्या होगा सही यहाँ पर। देखिए भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए, सही है। कोठारी आयोग के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस उपागम में यह समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ना कहा ना कि समस्या इसको माना गया है ना, या फिर आप ऐसे समझिए कि राष्ट्र के विकास में इसे बाधक माना गया है, तो भाई बाधक ये नहीं है, राष्ट्र के विकास में ये बाधक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे बाधक माना गया है, यानी कि अवरोधक का ये माना गया है, ब्रेकर के रूप में। ऐसा है नहीं, केवल पहला वाला सही है, नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित गतिविधियों में से इतिहास में समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी क्या। इतिहास में समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, ध्यान दें दोस्तों, समीक्षा करने, पहला ऑप्शन कह रहा है घटना और तथ्य और सबूतों के आधार पर जांच करना, वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना, या फिर किसी विशेष इतिहासकार के विचारों के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना, या फिर इंटरनेट पर वीडियो देखना। क्या होगा सही।
देखिए, समीक्षा करने को अगर कहे आपको तो आप बस इतना ध्यान दीजिए, एक मान लीजिए यहाँ पे कुछ पेज है, स्लेट है, और एक यहाँ पे स्लेट है, दो स्लेट है। इन दोनों पे अगर आपको समीक्षा करने को कहा जाए तो आप दोनों को सामने रखोगे ना, कंपेयर ना करना है। अगर यहाँ पे कह रहे घटना और तथ्य और सबूत के आधार पर जांच करना, अब इसमें क्या क्या दिया गया, इसमें क्या क्या दिया गया, अगर इसका आप जांच करने लगोगे तो समीक्षा होगा ये। याद है ना, समीक्षा बैठक कब होता है, जब सारा कुछ कंप्लीट एक तरह से कहिए हो जाता है। और यहाँ पर जांच करने के बारे में कहा जा रहा है, ये तो होगा नहीं। वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना, मतलब दो इंसान बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, तो डिबेट में समीक्षा कैसे होगा? समीक्षा तो होगा कोई दो सामान रखा हुआ है, आप आइए देखिएगा, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, कंपेयर करोगे तो समीक्षा होगा। यहाँ पे चर्चा डिबेट करोगे तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलेगा वो कुछ बोलेगा, तो यहाँ तो डिस्कशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे अपना माइंड का लेवल को कहिए कि आप डेवलप करोगे, तो वैसा तो कह नहीं रहा है यहाँ पर। तीसरा कह रहा है किसी विशेष इतिहासकार के विचार के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना। हाँ, ये हो सकता है, किसी इतिहासकार ने अपना विचार वगैरह रख दिया है, एकदम परमानेंट है वो, उस घटना के बारे में जाकर के आपको सीखना हो तो आप समीक्षा कर सकते हो। इंटरनेट पर वीडियो देख लीजिए, समीक्षा कर दीजिए। समीक्षा करना मतलब मूवी देख के आए और आपने बता दिया कि मूवी कैसा है, रिव्यू देना है, आपको बता देना है कैसा मूवी रहा, बस। तीसरा चौथा सही है, यहाँ पे थर्ड राइट आंसर अपना हो जाएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे समीक्षा करना और उसमें से प्रॉब्लम निकालने में अंतर। कौन सा तट कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर के नाम से मशहूर है? अटलांटिक महासागरीय तट, ऑस्ट्रेलिया तट, अफ्रीका या फिर प्रशांत महासागर तट? बताइए। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहेंगे दोस्तों प्रशांत महासागरीय तट को। किसे कहेंगे? प्रशांत महासागरीय तट को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नामपंथी सिद्ध व योगी संतों से संबंधित नहीं है? नामपंथी सिद्ध और योगी संतों से संबंधित नहीं है। बहुत बड़ा ऑप्शन आपको लग रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। चारों ऑप्शन को आप बस प्यार से पढ़ेंगे ना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, यकीन मानिए इस बात का। आइए देखते हैं। कह रहे हैं उन्होंने, समझिएगा, नामपंथी सिद्धि योगी अगर आपको पता हो तो ठीक है, सोचिए ना कि नहीं आपको पता है, ठीक है। और ये मान लीजिए 3 संत हैं, संत लोग का क्या क्या काम रहा था उसको याद करने के बस थोड़ा सा कोशिश करिएगा। देखिए, कह रहे उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर समाज के रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं की आलोचना की। आपको ये पता है कि सही बात है, जो भी कहिए कि संत हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, कहिए बोलने के तरीके में और अपने पोलाइटनेस में, हर चीज़ में वो तर्क वितर्क जो करते थे, वो साधारण तर्क वितर्क लेकर के जो रूढ़िवादी धर्मकांड वो बना हुआ था कि ऐसा ऐसा करना ही है काम, मान लीजिए आप उसे बलि प्रदान कह सकते हो, महिलाओं को बहुत कुछ करने का नहीं परमिशन दिया जाता था, तो उन सब बनावटी पहलू की उन्होंने आलोचना की। बिल्कुल सारे संत करते हैं, आपको पता है, किसी भी धर्म के हों। उन्होंने सैद्धांतिक आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उनका व्यावहारिक जीवन जाति समानता पर आधारित था। आपको क्या लगता है कि जाति प्रथा का वो लोग विरोध नहीं किए होंगे? बताइए, किए होंगे ना? आंसर मिल गया अपना। तीसरा, उन्होंने संसार का परित्याग करके योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन के द्वारा कठोर शारीरिक प्रशिक्षण पर बल दिया। ठीक है। उनके विचारानुसार निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, बस दूसरा वाला जैसा कि आपको कहे थे मिल गया। उन्होंने सैद्धांतिक आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया। बिल्कुल विरोध किया, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो एक तरह से समझ लीजिए, पेज नंबर 140 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, सेट नंबर 8वां है ना, तो मानिए कि आधा बुक खत्म कर चुके हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा अपर्दित स्थलाकृति कौन सी होती है? हिमोड, सर्क, सोरेन या फिर छत्रक शैल? मरुस्थलीय एरिया में
पवन यानी कि हवा के द्वारा जो सेब बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? छत्रक सेल। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के द्वारा स्थल अपरदित होता है और इस स्थलाकृति को छत्रक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित श्रेणी में आती है, निम्न कारणों में से यह किससे इंगित होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित श्रेणी में आती है, निम्न कारकों में से किसमें यह इंगित होती है? पहला, कृषि मुख्य व्यवसाय है। चिरकालिक बेरोजगारी है, बिल्कुल है। मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता है, हाँ है। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति कम खपत है, यह भी सही है। यहाँ पर सभी कथन सत्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, रोजगार की कमी है, मानव पूंजी का बेहतर यूज नहीं है। इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पविकसित श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे नंबर 4 को टिक करना है। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? संसाधन संरक्षण पूछ रहा है। संसाधन जो आपका कोयला वगैरह सब होता है ना, उसके बारे में अगर बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम है, गैस है, सबके बारे में अगर आप ऐसे समझिए, संरक्षण का क्या सही तरीका है? वस्तुओं का पुनः उपयोग करोगे, वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना है, या वस्तुओं का उपयोग कम करना है, या फिर वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना है? देखिए, वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना है, देख कहीं लग रहा है ना ईगो वाला बात, ये तो करना नहीं है। तीसरा को कट करिए दोस्तों, सॉरी दूसरा को, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, मिल गया आंसर। आपको बताया गया था कि आंसर ऐसे ही मिलता है, मिल गया आंसर। पहला, तीसरा, चौथा सही है। नंबर 117, यहाँ पे भी आपको मैच करना है। सूबेदार क्या होता था? सूबेदार होता था प्रांतीय सूबेदार। नाम सूबेदार, सूबेदार देखिए मिल रहा है। फौजदार, फौजदार क्या होता था? कमांडर होता था। दूसरा का दूसरा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, उस तरह का ऑप्शन बस एक ही है। इजारेदार होता था एक, राजस्व कृषक, और मिसल होता था सिख योद्धाओं का समूह। मिसल क्या होता था? सिख योद्धाओं का समूह होता था। स्क्रीनशॉट लेना हो जरूर लेकर के रख लीजिएगा। कह रहे कि अलाउद्दीन की प्रशंसा में संस्कृत भाषा में लिखे एक प्रशस्ति अभिलेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है, क्योंकि उसमें क्या और क्या जैसे गुण विद्यमान हैं। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति अभिलेख मिला है। दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है, क्योंकि उसमें क्या है? तो दोस्तों, खुदा के द्वारा चुना गया है, तो खुदा के बराबर का उसमें चीज़ दिखा होगा, तभी ना कहा गया होगा। तो उसमें मोसिस और सोलोमन के बारे में बताना होता है कि यहाँ पे मोसिस होगा, यहाँ पे सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। सही जवाब हो जाएगा। नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या सुनिश्चित करता है? सवाल को समझिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। तो सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों के व्यवहार की संसद में चर्चा की जा सकती है। चर्चा किया जा सकता है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता से इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है, सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लेखित है। बिल्कुल, कार्यालय मतलब पीएमओ वगैरह से नहीं हटा सकते हो, आप कहीं से नहीं हटा सकते हो। उन पर संविधान में जो दिया गया है, यानी कि महाभियोग वगैरह तरीका जो होता था वो। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात कभी कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता से इसका क्या मतलब है? पहले ये बताइए। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात कभी कार्य कर सकते हैं या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन कर सकता है कि नहीं वो आप सोचिए। लेकिन करे या ना करे, उससे स्वतंत्रता का क्या मतलब है? समझ गए?
ये वाला भी कथन गलत है। यानी कि पहला और तीसरा कथन जो है ना, सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और न्यायाधीशों को कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता है। उस तरह से हटाया जा सकता है जो संविधान में दिया गया है। ये नहीं कि मन हुआ जैसे मंत्री को हटाते हैं वैसे उनको हटा देंगे, वो नहीं हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। सोचिए सही है क्या? राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। हाँ, होते हैं। विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायक दोनों से बनी यानी कि संगठित होती है। सवाल कह रहा है कि विधानसभा जो होता है ना, ये तो सही है। विधानसभा पे देखिए, विधानसभा कह रहा है कि विपक्षी दल और सत्ताधारी दल इन दोनों के विधायक के द्वारा बनता है। हाँ, यह भी सही है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। चलिए इसे कट कर दीजिए। पहला दूसरा दो ऑप्शन लेना था, पहला दूसरा मिल गया। 120 का सेकेंड सही जवाब है। जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय कह रहा है सबसे अधिक प्रासंगिक है? जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से क्या है जो सही होगा? कह रहा है कि विभिन्न देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सामाजिक रचना के रूप में जेंडर पर आधारित व्यवसायों की सूची या फिर महिलाओं के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं। यहाँ पर देखिए, जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अलग अलग देश के 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या बताना सबसे अधिक सही रहेगा। इसी को आप लिंगानुपात भी कहते हो। नंबर पहला सही है। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं था? इन सब में से क्या है जो 1950 में नहीं था? मौलिक अधिकार था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, आपातकाल था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य आपको याद है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 51 के क में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको मिलाना है इन तीनों में से क्या सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त, ध्यान दें, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य में जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, कर्क रेखा और आप ले लीजिए पहले मकर रेखा को। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध के रूप में आप जानते हो, और शीत कटिबंध हो जाएगा आपका कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र। इस तरह से सही जवाब है। कह रहे दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार को पहचानिए। कह रहे वे गैस के द्वारा बना हुआ है, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो वह होता है तारा। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम है। वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम है समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रजातियों की विलुप्ति, उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और ध्रुवीय हिम का पिघलना। वैश्विक उष्णता का दीर्घकालीन परिणाम में आपको ना सभी को टिक करना है। समुद्र स्तर में वृद्धि होना, प्रजाति की विलुप्ति होना, उष्णकटिबंधीय तूफान की बारंबारता और ध्रुवीय हिम का पिघलना। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि रवि की उम्र 20 वर्ष है, वह दलित समाज का है, जबकि सूरज की उम्र 22 वर्ष है, वह क्षत्रिय समाज का है। सूरज को वोट डालने दिया जाता है जबकि रवि को नहीं। रवि को किस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है? इस तरह का वोट डालना वगैरह हो ना, तो आँख कान बंद करके आपको राजनीतिक वाला टिक करना होता है। राजनीतिक अधिकार उनका छीना जा रहा है। चलिए, एक बच्चा
कह रहा है कि समय क्षेत्र का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र पर +5, -5, +3, -3 ये सभी क्यों दिए गए हैं। तो बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को कक्षा में चर्चा में निम्न में से क्या क्या शामिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र, स्थान विशेष के देशांतर की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति, या स्थान विशेष के अक्षांश की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति। बताइए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र को लेंगे। स्थान विशेष से देशांतर, देशांतर लेने से आपको पता है ना, दिन यानी कि वो डेट बदल जाता है देशांतर से, तो ये चाहिए नहीं। स्थान विशेष के अक्षांश से ग्रीनविच की तुलना की स्थिति करेंगे। सही है, पहला तीसरा सही है, तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र और विशेष यानी कि स्थान विशेष के अक्षांश के ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति को लेंगे। यहाँ पे नंबर 128, आमार जीवन आत्मकथा कौन सी भाषा में है। 128 काफ़ी इजी सवाल है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइए। आमार जीवन आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई है। आशा है कि आपको जवाब पता होगा। ठीक है, कम से कम 100 लोग तो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके, है ना, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बताइएगा। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है। कौन से संप्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होगा। किस पर कह रहा है चर्चा करना है? समय की थीम पर। स्थान विशेष का अक्षांश चाहिए, देशांतर चाहिए, स्थानीय समय चाहिए, या फिर ग्रीनविच के साथ विशेष की तुलनात्मक स्थिति चाहिए। अभी जस्ट आपको बताए थे स्थान विशेष का देशांतर तो चाहिए ही नहीं, देशांतर डेट को दिखाने के लिए आपको चाहिए होता है, ये वाला नहीं ना चाहिए। पहला चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। कहाँ है ऑप्शन इस तरह का? देखिए नंबर 3 में है। अभी आपको बताए थे किस तरह का ऑप्शन जो है ना, आप देख के ही लगा लोगे। सेकेंड को बस कट करिए, सेकेंड यहाँ कट करिए, यहाँ कट करिए। ग्रीनविच के साथ तुलना तो करेंगे ही, स्थानीय समय चाहिए ही, और स्थान विशेष का अक्षांश चाहिए ही। तीसरा सही है। कह रहे कि सच्चर आयोग के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सच्चर आयोग, सच्चर कमेटी बना था ना, इसका गठन 2006 में कह रहा है। कट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको याद रखना है सच्चर आया था 2005 में। बस मिल गया गलत। इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा, बिल्कुल। इसका गठन अल्पसंख्यकों की स्थिति का आकलन करने के लिए हुआ था, बिल्कुल सही है। इस आयोग में मुस्लिम समाज का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है। 2006 में नहीं, 2005 में किया गया था। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन से कारण सबसे उचित हैं। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में कौन सा कारण सबसे उचित है। यह एक ऐसा विषय है जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है और बहुत उपयोगी नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। कह रहा है यह एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करेगा। तीसरा कह रहा है कि यह एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों को प्रचारित करता है। चौथा कह रहा है कि यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। ठीक है, चौथा वाला सबसे बेस्ट है। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। 32 कह रहा है संसद के प्रत्येक सदस्य को उनके मत देने के अधिकार हैं, जितना सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों को संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या में भाग लेने पर प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है क्या? राज्यों और संसद के मध्य सामर्थ्य समता हो जाए, राज्यों के मध्य समता हो जाए, विभिन्न राज्यों की समान प्रतिनिधित्व हो सके, या फिर सभी। बताइए। तो देखिए, संसद के प्रत्येक सदस्य को उनके मत देने के अधिकार हैं, जितना सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों को है। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या में भाग लेने पर प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित क्या करता है? तो राज्यों और संसद के मध्य मत सामर्थ्य समता हो जाए, सुनिश्चित करता है। नंबर पहला। कह रहे सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान उच्च माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि का
सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किस पर, कहाँ पर? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के समय में। कहाँ पर? उच्च माध्यमिक स्तर पर। क्या होता है? व्याख्यान विधि का ज़्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी इस विधि की आलोचना जिस कारण से की जाती है, इस विधि का आलोचना होता है, क्यों? पहला करें, इसके माध्यम से छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास नहीं हो पाता है, या फिर इस विधि द्वारा छात्रों के एवं शिक्षक के बीच में सही संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं, या फिर यदि शिक्षक को अपने विषय पर अच्छी पकड़ नहीं है तो वह व्याख्यान को नीरस कर देता है, या फिर यह विधि पाठ्य पुस्तक को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाती है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ना व्याख्यान विधि यूज होता है, लेकिन यदि शिक्षक को अपने विषय पर अच्छा पकड़ नहीं हो तो व्याख्यान को क्या करता है? नीरस कर देता है, यानी कि बोर कर देता है। यही सही जवाब है। नंबर 134 कह रहे हैं, एक कक्षा, ठीक है, 7 की विषय अध्यापिका होने के नाते बच्चों या शिक्षार्थियों को सामाजिक अध्ययन यानी कि भूगोल शिक्षण के दौरान मृदा के प्रकार की अवधारणा स्पष्ट करने हेतु उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना देना सबसे उचित समझेंगी? सवाल कह रहा है, एक शिक्षिका यानी कि कक्षा यानी कि 7वां की अध्यापिका है, उनको बच्चों को क्या करना है? सामाजिक अध्ययन में भूगोल शिक्षण के दौरान मिट्टी के प्रकार की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? मृदा के विभिन्न नमूने एकत्र करके उन्हें सैंपल इकट्ठा करने के लिए आप कहोगे। कक्ष में मिट्टी से उगे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने को कहोगे। अखबारों और पत्रिकाओं से मिट्टी की विभिन्न तस्वीर एकत्र करवाओगे, या फिर मृदा में खेलने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सकें। तो सैंपल इकट्ठा करना सबसे बेस्ट है। मृदा के विभिन्न नमूने एकत्र करके उनके सैंपल इकट्ठे करना सही हो जाएगा। कह रहे कक्षा 8 की शिक्षिका अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को महासागरों संबंधी विषय की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेगी? भौगोलिक, राजनीतिक, पृथ्वी का पोस्टर, या फिर सामाजिक मानचित्र? भौगोलिक मानचित्र, ठीक है। अगर महासागर के बारे में दिखाना हो तो आपको भौगोलिक मानचित्र चाहिए होता है। 136 कह रहे कथन सही क्या है बताना है। रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक, विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। सेकेंड कह रहे हैं, संकल्पनात्मक मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन होता है। बताइए। तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक, विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। संकलनात्मक मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन होता है। यह भी सही है, दोनों कथन सही है। नंबर सेकेंड टिक करेंगे। 137 भारत में प्रायः कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप क्या सही मानते हो? अब देखिए, सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन नामक NCERT के नागरिक शास्त्र की 7वीं कक्षा की पुस्तक के एक अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षक द्वारा इस प्रश्न को पूछने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता है? पहला, विद्यार्थियों को सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कितनी जानकारी है? यही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थी ने किस तरह इसको समझा, ये नहीं होगा। किस स्थिति में अवधारणा को विद्यार्थी कैसे स्पष्ट कर पाते हैं, यह भी नहीं होगा। और किस स्थिति में निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को भारत के स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में कितनी जानकारी हो पाई है, बस यही एक सबसे बेस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल सेट होता है। कह रहा है कि भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधा नहीं है। अगर ऐसा बात आप बता करके सवाल पूछ रहे हो तो विद्यार्थी को स्वास्थ्य सेवा के बारे में कितना पता चला है, यही सही होगा।
सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न से वास्तविक जीवन की समस्याओं एवं अवधारणाओं पर विचारों को लागू करने की विद्यार्थी की योग्यता का परीक्षण नहीं होता है? सवाल को फिर से देखिए। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित में से, कहाँ पर कह रहे हैं? सामाजिक विज्ञान के तहत अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के कौन सा प्रश्न है जो वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अवधारणा या फिर विचार को लागू करने की विद्यार्थी की योग्यताओं का परीक्षण नहीं कर रहा है? पहला कह रहा है आपके गांव, शहर या क्षेत्र के विकास लक्ष्य क्या हो सकते हैं। सेकेंड कह रहा है शहरी क्षेत्रों में किस तरह की बेरोजगारी होती है, यहाँ रोजगार में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है। यदि आप अपने क्षेत्र के बाजार परिसर में जाते हैं तो उपभोक्ता के रूप में वहाँ आप किन कर्तव्य का पालन करेंगे। चौथा, श्रम कानून में लचीलापन कंपनी को कैसे मदद करेगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान के तहत अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में कह रहा है कि कौन सा है जो वास्तविक जीवन की समस्या और अवधारणा पर विचार लागू करेगा। यहाँ पर देखिए, श्रम कानून में लचीलापन आने से कंपनी को कैसे मदद मिलेगा। मिल गया ना आंसर। यहाँ पे आपको लग रहा होगा क्वेश्चन और आंसर बहुत बड़ा सा, लेकिन क्या है आंसर में? कुछ है। श्रम कानून में लचीलापन कंपनी को कैसे मदद करेगा, कंपनी के बारे में पूछ रहा है क्या? विद्यार्थी की योग्यता का परीक्षण यहाँ पर नहीं होता है, पता है ना। 139, सामाजिक अध्ययन की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुतुब मीनार दिखाने के लिए लेकर जाती हैं। अगर ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पे आंसर सुनिए, बहुत ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आंसर मिलेगा अभी बताते हैं वहीं पे सही जवाब। सामाजिक अध्ययन की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुतुब मीनार दिखाने को अगर ले जा रही हैं ना, तो कुतुब मीनार को दिखाने से बच्चे यानी कि शिक्षार्थियों में अलग अलग जो ऐतिहासिक इमारत है उसकी तुलना करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाएगा। यही वाला सही है, नंबर 1। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप दोपहर के भोजन अवकाश के बाद सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान पाती हैं कि बच्चा जो है ना वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है। आप क्या करेंगे फिर? कह रहे पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करेंगे, शिक्षार्थियों को डांटकर कक्षा में सक्रिय रहने हेतु विवश करेंगे, पाठ को बीच में ही रोककर बच्चों के मनोरंजन हेतु उन्हें कोई कहानी अथवा चुटकुला सुना देंगे, या फिर सभी बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर उन्हें कुछ समय खेलने के लिए देंगे ताकि वो पढ़ाई में रुचि ले सके। बताइए क्या होगा सही? अगर आप दोपहर के भोजन अवकाश के बाद सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान ऐसा कंडीशन आए तो पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करेंगे। यही वाला सही जवाब है। ठीक है, वन 41 कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान कक्षा 8वीं की शिक्षिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समाचार पत्र के मौसम की रिपोर्ट संबंधी लगातार पिछले 5 दिनों की रिपोर्ट को एकत्र करने के लिए और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाने के लिए कह रही हैं। शिक्षक क्या करना चाह रही हैं? मौसम के तत्व यानी कि संकेत के चित्र एकत्रित करवाना चाहती हैं, या फिर मौसम और जलवायु की संकल्पना संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहती है, या फिर मौसम के तत्वों पर आधारित वर्कशीट बनवाना चाहती है, या फिर बच्चों यानी कि शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना चाहती है। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो देखिए, मौसम और जलवायु संबंधी जो संकल्पना है उसका जो अवधारणा है उसको क्लियर करना चाह रही हैं। ठीक है, नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी ईजी है। मौसम और जलवायु की संकल्पना संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करवाने के लिए आप बच्चों को कहोगे 5 दिन 7 दिन 4 दिन पहले का सारा डेटा वगैरह रिपोर्ट वगैरह अपने पास रखें। कक्षा 7 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समाज में व्याप्त जाति संरचना इसकी अवधारणा स्पष्ट कराना चाहती है। इस हेतु उसे किस प्रकार की विषय वस्तु का चयन करना चाहिए? ठीक है, 7वीं की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समाज में जाति संरचना की अवधारणा सिखाना चाहती है। तो कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अपने पास आस पड़ोस के लोगों से जाति संबंधी ज्ञान प्राप्त करने को कहेंगे, या ऐसी
विषय वस्तु का चयन करेंगे जिससे किसी समुदाय विशेष की अवहेलना ना हो। तीसरा, सभी विद्यार्थियों से उनकी जाति पूछकर बच्चों का ज्ञान स्पष्ट करेंगी। या फिर सभी कथन सही है। ऐसी विषय वस्तु का चयन करिए जिससे किसी समुदाय विशेष की अवहेलना ना हो। बस हो गया, सही जवाब है। कह रहे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका पहले विद्यार्थियों को उदाहरण दे रही है, फिर नियम समझा रही है। बताइए कौन सा विधि है यहाँ पर? पहले उदाहरण और फिर नियम। ज्ञात से अज्ञात, निगमन, स्थूल से सूक्ष्म या फिर आगमन। उसे कहते हैं निगमन विधि। क्या कहते हैं? निगमन। याद रखिएगा। अगर आपको पूछे पहले उदाहरण फिर नियम, नियम बाद में आ रहा है तो निगमन विधि हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है कि पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्य क्यों करना होता है? क्यों सरपंच को ही सारी शक्तियां नहीं दे दी जाती है? कह रहे उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है? पंचायत व्यवस्था की गहन समझ, खतरों व लाभों के बारे में सोचना, केवल व्यवस्था की कमियां दिखाना, या फिर विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज में लगना। बताइए। पहला, पंचायत व्यवस्था की गहन समझ जानना चाहती है शिक्षिका। खतरा और लाभ के बारे में सोचने के लिए केवल व्यवस्था की कमी दिखाना गलत है, और विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज करना भी होगा। तीसरा कथन गलत है दोस्तों। तीसरा यहाँ पे है, कट करिए। तीसरा यहाँ पे है, कट करिए। तीसरा यहाँ पे है, कट करिए। आंसर अपना थर्ड मिल गया। देख रहे हैं ना, जैसा कि आपको पहले भी कहा गया था। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पूछेगा। प्राकृतिक मतलब बहुत बड़ा सा होना चाहिए, नाम बड़ा सा। विशाखापत्तनम। 146। देखिए, भारतीय यामी उत्तर अगर पूछे ना, आपको 82.5 बताना होता है ना। ग्रीनविच अगर पूछता है तो ग्रीनविच को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त को हम लोग कहते हैं 66.5 डिग्री, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है बसा हुआ, जानते हो आप। स्क्रीनशॉट लेना हो लेते चलिएगा। कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंदगानों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसीलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। इससे क्या पता चलता है? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, कारण प्रभाव तर्क, या फिर लघु कारक तर्क। बताइए। तो बच्चा ना यहाँ पर कारण और प्रभाव दोनों बता पा रहा है। ठीक है। कक्षा में छात्र अगर कहे खिलजी और तुगलक के समय में बंदगानों या सैन्य गुलाम का ऊंचा दर्जा था, ये तो एक बात हुआ। इसलिए कह रहा है मध्यकालीन भारत में गुलाम को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी प्राप्त थी। कारण भी बता रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा पद मिला, यह भी बता रहा है। तीसरा सही है। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन को पढ़ के सही कथन का चुनाव करिए। ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना रही है। कह रहा है ऐतिहासिक घटना की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना रही है। सेकेंड, कह रहा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है कह रहा है, तो ये गलत है और ये वाला सही है। ए सही है, आर गलत है। 48 का आपको 3 टिक करना है। 148 का विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है, इसमें पाठ योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफ़ी प्रचलित है। कौन सा गतिविधि इसका हिस्सा नहीं है 5 ई मॉडल का? तो एक होता है इवैल्यूएट, एलोबरेट, एक्सप्लोर। एंटरटेनमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। कौन कौन सा होता है? देखिए, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट करना होता है, और वैल्यूएट करना होता है। एंटरटेनमेंट नहीं आता है। 150 कह रहा है
मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से से अधिक संबंधित है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखती है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाएं, विचार, क्रियाओं तथा वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में संबंधित करता है। यह कथन किसका है? बताइए किसका है? देखिए, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से अधिक संबंधित है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखती है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावना, विचार, क्रिया या फिर वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में संबंधित करता है। ये एक कथन है। कथन है किसका? ये मफाद का है। याद रखने का ट्रिक जानना हो तो ऐसे देखिए, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया दे, मूल्यांकन मफाद का है। कह रहे कि यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावना, विचार, तो मफाद का है, याद रखना होता है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होता है समाप्त। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, यह वाला सेट में काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपका नंबर अच्छा खासा इसमें आ रहा होगा। अगर आपने सवाल का आंसर को गिना होगा तो आप कमेंट करके ज़रा बताइए कि आपने कितने सवाल को सही किया। इस तरह का और भी क्लास आपके लिए आएगा। आप अगर बताएंगे आप कितने सवाल को सही कर पाए तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और क्लास यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा।